नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली झारखंड की यात्रा पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे रांची वे पहुंचे और जहां उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, तो वहीं आपको बताते चले कि इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड सरकार के मंत्री सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जहां आपको बताते चले कि राधाकृष्णन के आगमन पर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बलों को पहले से ही तैनात कर दिया गया था। तो वहीं आपको बताते चले कि हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में बीजेपी के नेता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस समय आपको बता दें कि राज्य में शीश महल बनाने का गंभीर आरोप लगा है और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन अपने 100 करोड़ का शीश महल बनाने वाले हैं। और जहां आपको बताते चलें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए कि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी मूलवासी की सरकार बतलाते हैं, तो वहीं हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवाने का प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सोरेन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनाने में जुटी है। इस महल में स्विमिंग पूल, जकूजी, आलीशान कमरे और लगभग 2 करोड़ रुपए का फव्वारा, 2.5 करोड़ का गार्डन जैसी सुविधाओं की योजना बनाई गई है। पहले आप प्रतुल शाहदेव को सुनिए। इसे कहते हैं बेशर्मी की हाइट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी का बेटा बताते हैं और कहते हैं कि साहब ये गरीब गुरबों की सरकार है, आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए सरकार है और गरीबों के आंसू को पोंछने के लिए आई है। लेकिन जिस तरीके से वो 100 करोड़ का शीश महल खुद के लिए बनवाने जा रहे हैं, ये तो हद कर दिया आपने साहब। अब बताइए, मुख्यमंत्री आवास जो नया कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, वो उसका बजट 100 करोड़ के आसपास का है, जिसमें जकूजी, स्विमिंग पूल, 2.5 करोड़ का गार्डन, 2 करोड़ का फव्वारा और सुख सुविधा के तमाम साधन उपलब्ध हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने हद कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। सुचिता की साहब बात करेंगे बड़ी बड़ी गरीबों की, लेकिन जो जिस तरीके से राजा रजवाड़े रहा करते थे उसी तरीके से रहने जा रहे हैं। एक गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री को 100 करोड़ का शीश महल शोभा देता है क्या? बीजेपी के आरोपों के बाद दूसरे नेता भी हेमंत सोरेन पर हमलावर हुए। ये विपक्ष के नेताओं की आदत पड़ चुकी है। गरीब आदमी और आम आदमी के नाम पे राजनीति करो और अपने लिए शीश महल बनाओ। ऐसा ही एक शीश महल दिल्ली में बना था और जनता ने क्या उसका करारा जवाब दिया। पर जब आदत आपकी एक इस प्रकार की हो कि आप शीश महल के बिना रह ही नहीं सकते, तो आपकी मजबूरी बन जाती है, फिर आपकी जनता की आवाज को आप अनदेखा करते हो। यही विपक्ष के नेताओं का हाल है। बार बार जनता मैसेज दे रही है तो भी सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। कांग्रेस की पुरानी राजनीति भी यही थी कि किसी भी प्रकार से गरीबों और मध्यम वर्ग का शोषण करो और अपने लिए शीश महल बनाओ। जनता ने तब भी उस राजनीति को नकारा, दिल्ली में भी नकारा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे झारखंड में भी इस प्रकार की राजनीति को नकारेगी। वहीं विपक्ष के नेता इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं। विपक्ष की माने तो बीजेपी बेवजह का मुद्दा उठा रही है। मैं ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन या एलिगेशंस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, इसमें सत्य तथ्य नहीं होते हैं। ऐसे ही हमने पूरा दिल्ली का इलेक्शन देखा था कि उन्होंने शीश महल को बना बनाकर शीश महल था भी कि नहीं हमें नहीं पता है, पर चुनावी फायदा उनको मिल गया, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जनता का फायदा नहीं हुआ, जनता का तो नुकसान हुआ, पर बीजेपी का फायदा हो गया। तो मैं इस एलिगेशंस जो लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही लगा रही होगी, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगी। दरअसल राज्य कैबिनेट में सीएम हेमंत सोरेन के लिए बनाए जाने वाले घर का प्रस्ताव पारित होने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के घर की ही तर्ज पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप बंगाल को निशाना बनाएंगे तो मैं दिल्ली को निशाना बनाऊंगा। और जहां आदित्य साहू ने ममता बनर्जी की धमकी को नकारात्मक और गलत दिशा में बताया, उन्होंने यह भी कहा कि यह बयान केवल राजनीतिक स्वार्थ की भावना से प्रेरित है। जो एक गरीब परिवार से इस प्रकार का धमकी देकर के ममता बनर्जी जी क्या बतलाना चाहती हैं? वहाँ पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है। विधानसभा के चुनाव में जो अपना जमीन जो घिसकता हुआ देख रहे हैं, चूंकि इन लोगों ने कभी राज्य की जनता के लिए कुछ काम किया नहीं है, विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, और बंगाल के लोग देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, कैसे गरीबों के लिए काम करने का कार्य पूरे देश में कर रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रत्येक दरवाजे तक दस्तक देकर के अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। और बंगाल ऐसा राज्य है, वहां पर केंद्रीय योजनाओं को लटकाया और भटकाया जाता है। अगर इम्प्लीमेंट भी होता है तो उसका नाम बदल दिए जाते हैं। अब खबर रांची से है, जहां झुंझुनू के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रामनवमी के अवसर पर लोगों से भगवान श्री राम के न्याय, सद्भाव और प्रेम की शिक्षाओं को अपनाने के लिए आह्वान किया। जहां उन्होंने कहा कि रामनवमी हमें एकता, भाईचारे और मानवता की भावना को मजबूत करने का संदेश देती है। सुप्रियो भट्टाचार्य का यह भी कहना है कि हम सभी को भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, ताकि समाज में अमन और शांति का वातावरण बना रहे। देखिए, आज का जो पवित्र दिन है, भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने जो न्याय, जो सत्यता, जो आपसी प्रेम, त्याग, इन बातों की शिक्षा दी है, वो हम अपने साथ आत्मसात करें और पूरे राज्य को, देश को समरसता और समानता के साथ आगे बढ़ाएं। यही हमारा निवेदन होगा। अब खबर लोहरदगा से है, जहां लंबे समय से बंद पड़ी रांची की लोहरदगा रेल आज से शुरू हो गई है। जी आपको बता दें कि इसके साथ ही लोहरदगा के टोरी रेल मार्ग पर भी ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से सामान्य हो पाया है। इस रेल सेवा के शुरू होने से रांची, लोहरदगा और टोरी के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि विशेष रूप से रोजाना आवागमन करने वाले मजदूर, छात्र और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सुविधा बेहद ही फायदेमंद साबित होगी। और अब लंबे समय से लंबी सड़क यात्रा की मुश्किलों को सामना जो लोगों को है वो नहीं करना पड़ेगा। जहां रेलवे विभाग ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। तो जानकारी देते चले कि एक यात्री ने यह भी कहा है कि लंबे समय से यात्रा में कठिनाइयां हो रही थी, लेकिन अब इससे बड़ी राहत मिलेगी। ऑटो से आते थे, यहाँ लोहरदगा से आने में बहुत दिक्कत होती थी। अभी ट्रेन चल रहा तो बहुत सुविधा हो गई। कितना दिन से बंद था ये ट्रेन? हमको तो मालूम नहीं, हम बहुत बाहर रहते थे। हाँ, तो इस बीच में आप यहाँ सफर किए हैं? नहीं, बहुत पहले किए थे और फिर अब बड़ा अच्छा। आराम हुआ थोड़ा, कलकत्ता से आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाता, अगर उधर ब्रिज नहीं बनता तो। बन गया तो अच्छा है, खुशी की बात है। कैसे आते थे अभी आप लोग? हम लोग वहाँ उतरते थे, आगे ब्रिज से पहले उतर के जाना पड़ता था। रहेंगे फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रांची से है, जहां भारी बारिश और तूफान के कारण शहर के कई इलाके अब प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेज हवाओं और बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो वहीं कई स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने की भी घटनाएं सामने आई। तो वहीं जानकारी देते चले कि इसके कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में और भी बारिश की चेतावनी दी गई है, और जबकि सभी लोगों को जलभराव के कारण तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अब खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका में स्थित कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बना नया भवन बड़े घोटाले का शिकार हो गया है। जी हां, जानकारी देते चले कि उद्घाटन से पहले ही पहली बारिश ने भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जब दाहिनी ओर का पिलर और लाइटनिंग एरेस्टर गिर गया है तो इसके साथ ही आपको बताते चले कि घोटाले की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मरीजों के लिए बने रैंप की सीलिंग भी भरभरा कर गिर गई और जहां स्थानीय लोग भवन की घटिया स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं, तो जानकारी देते चले कि कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने इस मामले में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तो वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये CHC पोटका वाला जो भवन है, पहली बारिश में ही जो है इनका पिलर टूट के गिर गया और दर्जनों जगह इसका सीलिंग, रैंप में जो सीलिंग है वो छत जो है वो भी झड़ के गिर जा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ CHC में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, लूटकांड हुआ है। इससे पहले पूरे कांग्रेस पार्टी इस पर आंदोलन किया, लेकिन जिले के उपायुक्त इस पर संज्ञान नहीं लिया और जो राज्य सरकार जो है इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। तकलीफ हम लोगों को लगता है कि इस तरह जो गरीबों का जो CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 11 करोड़ उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंशदान पर जो बनी है वो 11 करोड़ का लूटकांड कैसा हुआ, ये 6 महीना में आपको वो पहला बारिश में झड़ के गिर गया। इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ हमारे माननीय 10% सबको पता है झारखंड में पोटका में कि 10% कमीशन खोरी के चक्कर में जो है आज ठेकेदार जो है और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है सभी लोग जो है इसमें लूटकांड में सब शामिल है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां क्षेत्रीय नवरात्र के समापन के पर्व पर आपको बता दें कि बसंती दुर्गा पूजा पंडाल में पावन पर्व श्रद्धा और भावुकता के साथ संपन्न हुआ। जानकारी देते चले कि 9 दिनों तक चली मां दुर्गा की आराधना के बाद दशमी तिथि पर भक्तों ने मां को नम आंखों से विदाई दी और सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी देते चले कि अंतिम दिन विशेष पूजा के साथ और साथ ही साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ माता का विसर्जन किया गया। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने सिंदूर दान की रस्म को निभाया, तो जिसमें उन्होंने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया, तो साथ ही साथ एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। में तो हम लोग 2 महीना से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये लास्ट जो 10 दिन था हमारा वो तो माँ के सेवा में हम लोग का बीत गया। कैसे माँ आई और कितना जल्दी माँ चली गई, मतलब सही में आँख में पानी आ जा रहा है कि माँ आई, माँ को ठीक से हम लोग देख भी नहीं सके। उसके पहले ही माँ 10 दिन रुक के चली गई। आज माँ का विदाई हुआ तो हम लोग माँ को हम लोग बंगाली में पांता भात बोलते हैं, मतलब जो भात हम लोग रात को बना के रखते हैं उसको सुबह पानी में डाल के हम लोग देते हैं ताकि माँ का पेट ठंडा रहे। माँ जो जाएंगी अपने बच्चों को लेके माँ का पेट ठंडा रहे, तो वो हम लोग देते हैं। माँ को थोड़ा मिठाई खिलाते हैं, पान खिलाते हैं, सब खिला के माँ को हम लोग विदाई देते हैं। तो आज हम लोग का मन बहुत विचलित है, बहुत खराब लग रहा है। ये जो स्थान में माँ बैठी थी वो पूरा खाली हो जाएगा, सच में बहुत खराब लग रहा है। अब खबर बोकारो से है, जहां पेटरवार के खेतकों में रामनवमी के अवसर पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। बताते चले कि बीते दिन धार्मिक ध्वज स्थापित करते हुए 1,33,000 वोल्टेज की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी घायलों को देर रात ही बोकारो के जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहाँ उनका इलाज जारी है। जानकारी देते चले कि इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर दिया है।
लोकसभा में 30 मार्च को नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा होगी, जहां आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और हाल ही में महीनों में कई बड़े माओवादी नेताओं ने सरेंडर किया, जिससे कि नक्सल नेटवर्क कमजोर हुआ है। और इस मामले को लेकर प्रतुल सहदेव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यह हमारी केंद्र सरकार का संकल्प है कि हम 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। मारा गया है। इसी तरह देखिए, ये हमारी केंद्र सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हम 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरे देश से जो है वो समाप्त कर देंगे और हमें बड़ी सफलताएं मिली हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में, सुकमा इलाके में, जहां लोग दिन में जाने में डरते थे, अब वहां रात में भी आवागमन हो गया है। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश के बॉर्डरिंग इलाके में, उड़ीसा के बॉर्डरिंग इलाकों में कई बड़े नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। झारखंड में करोड़ों रुपयों का इनामी नक्सली मारा गया है। इसी तरीके की बड़ी सफलताएं हमें पूरे देश में मिल रही है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है। अब जो नक्सलवाद प्रभावित ज़िले थे, उनकी सूची भी बहुत ड्रास्टिकली घट गई है। तो इस पर एक बार केंद्र सरकार ज़रूर समीक्षा करेगी कि अब जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनके लिए क्या योजना बननी चाहिए। देखिए, हमारे देश के संविधान में दिए गए फेडरल स्ट्रक्चर की यही खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनको छोड़कर सारे मुख्यमंत्रियों जी से वार्ता की और बताया कि पश्चिम एशिया में जो संकट है ये टल जाएगा। थोड़े पेशेंस रखने की आवश्यकता है और भारत के पास पर्याप्त ऑयल रिजर्व है, गैस रिजर्व है। पैनिक नहीं होना चाहिए। राज्यों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं वो उन्होंने जारी किया और जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो चीफ सेक्रेटरीज ऑफ दी पॉल बाउंड स्टेट से बात करेंगे। तो पूरे तरीके से देश को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। अब खबर गोड्डा से है, जहां जिले के बसंतसराय क्षेत्र में अवैध बालू खनन का मामला गंभीर होता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हर रात 50 से अधिक ट्रैक्टर बालू ढोते हैं, लेकिन कोई भी रोकने वाला नहीं। जहां सनोर घाट अवैध कारोबार का हाईवा बन चुका है। तो बताते चले कि जबकि गोड्डा एसपी ने पेट्रोलिंग गाड़ियां दी थी, लेकिन यहां पेट्रोलिंग की बजाय प्रोटेक्शन का सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा है। खबर गोड्डा से ही है, जहां देवदांड थाना क्षेत्र से एक तस्वीर सामने आई है जो कि कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवालों को खड़ा करती है। जी हां, आपको बता दें कि यहां अवैध कोयले का कारोबार अब चोरी छिपे नहीं बल्कि दिन दिहाड़े खुले आम चल रहा है। पेट्रोलिंग की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन कोयला माफिया उनसे भी तेज गति से सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और इन ट्रैक्टरों पर तिरपाल को ढककर अवैध कोयले को ढोया जा रहा है, जो कि पहले रात के अंधेरे में होता था, लेकिन अब दिन के उजाले में भी खुलेआम हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा है। प्रशासन के दावों के बावजूद देवदांड थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और परिवहन पर कोई भी लगाम लगती हुई नहीं नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।